नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जब भी हस्बैंड और वाइफ में डिस्प्यूट होता है तो होता है कि हस्बैंड बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, तुरंत भाग दौड़ शुरू कर देते हैं और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, आपकी ही केवल ये स्थिति नहीं है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठंडे दिमाग से काम लेना है। दूसरे, आप ये बात भी समझ लीजिए कि जब वाइफ आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर लिखवाने जाती है या फिर कोई भी केस दर्ज करवाने जाती है, तो अमूमन क्या होता है कि वाइफ्स को भी बहुत सारी चीजों की नॉलेज नहीं होती है। ऐसे में उनको तमाम सारी सलाहें देने वाले, तमाम तरीके के सुझाव देकर उल्टा पुल्टा काम करवाने वाले लोग मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि पत्नी जब केस करती है या एफआईआर लिखवाती है तो उस समय वो बहुत सारी गलतियां ऐसी करती है कि जिनका फायदा आपको उठाना चाहिए, और आपको उन गलतियों का फायदा उठाकर अपने केस को जीतना चाहिए, ना कि डरना या घबराना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि वाइफ क्या क्या गलतियां करती है जब वो केस करती है पति के अगेंस्ट या एफआईआर लिखवाया करती है। तो उन गलतियों का फायदा आप किस तरीके से उठा सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में उनके बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही लीगल इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। इनकेस अगर आपकी भी कोई लीगल समस्या है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो आपको मेरी मदद की जरूरत है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो जब हस्बैंड और वाइफ का डिस्प्यूट होता है तो मेनली सबसे पहला काम क्या करती है वाइफ? पुलिस कंप्लेंट लिखवाने की। तो जब भी पुलिस कंप्लेंट लिखवाने थाने में जाती है वाइफ, तो पुलिस वाले बहुत बढ़ा चढ़ाकर कंप्लेंट को लिखवाते हैं। और अगर महिला ने खुद अपनी कंप्लेंट लिखी है तो उसको जब वुमेन सेल वाले पढ़ते हैं या फिर थाने वाले पढ़ते हैं, तो वो उसमें और सलाह दे दिया करते हैं कि इसमें और भी फैमिली मेंबर्स के नाम बढ़ा दो। और ऐसे में वाइफ सबसे बड़ी गलती ये करती है कि वो अपनी कंप्लेंट में इन सब के नाम डाल देती है, और वो जो दूर दूर रहते हैं, शादी हो चुकी है नंद की, वो अपने ससुराल में रहती है, नंदोई का भी नाम लिखा देती है, नंद का भी नाम लिखा देती है, चाचा का भी नाम लिखा देती है, ताऊ जी का भी नाम लिखा देती है, जिनसे कि फैमिली में सिर्फ आना जाना है, कोई साथ में रहता भी नहीं है। यानी कि जिन लोगों का अच्छा आना जाना है, अच्छे संबंध हैं जिनके, पत्नी पुलिस वालों या वुमेन सेल के कहने से उनके भी नाम कंप्लेंट में डाल दिया करती है, और ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। उसको लगता है कि पुलिस उसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस वहां पर उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, उसकी कोई सगी नहीं है। देखिए, जहां पर वुमेन सेल अलग है और पुलिस स्टेशन अलग है, वहां की बात छोड़ दीजिए, नहीं तो ज्यादातर जगहों पर यही स्थिति देखने को मिलती है। पुलिस स्टेशन में पति और पत्नी दोनों का समझौता करवाने के नाम पर इस तरीके की घटनाएं तमाम देखने को मिलती हैं। इस तरीके के केसेस बहुत सारे सामने आ चुके हैं। तो पत्नी की गलती ये होती है कि वो इन बातों को समझ नहीं पाती, और पुलिस जानबूझकर जिन नामों को पत्नी के द्वारा कंप्लेंट में डलवाती है, और वही पुलिस पति से पैसे लेकर उन नामों को निकलवाती है। और यहीं से क्रुएलिटी का पार्ट भी शुरू हो जाता है कि पत्नी ने मेरे जो फैमिली मेंबर्स थे और मेरे रिश्तेदार थे, उनके बेमतलब से नाम लिखवा दिए, उनकी बदनामी करवा दी। और ये एक क्रुएलिटी का पार्ट आता है, जो कि बाद में डिवोर्स का आधार भी बनता है। और इस आधार पर भी कल को पत्नी हार जाती है केस, क्योंकि रीजन वही सामने आता है कि पत्नी ने झूठे नाम लिखवा दिए थे। अगर इन लोगों के खिलाफ उसके एलिगेशंस झूठे थे, तो बाकी लोगों के खिलाफ भी झूठे ही होंगे एलिगेशंस, और सिर्फ इसी आधार पर वो अपने केस को हार जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो कि पुलिस वालों की बातों में आकर पत्नी करती है, और इसका खामियाजा वो बाद में भुगतती है। और आप क्या है, आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि अरे पत्नी ने पुलिस कंप्लेंट लिखा दी मेरे परिवार वालों के खिलाफ, मेरे रिश्तेदारों के खिलाफ, अब पता नहीं क्या होगा। आप तुरंत ही घबरा कर बिल्कुल सरेंडर करने लगते हैं। देखिए, पुलिस कुछ भी नहीं करेगी। इससे रिलेटेड बहुत सारे जजमेंट्स आ चुके हैं, अवनेश कुमार के भी और बहुत सारे और भी जजमेंट्स, जिसमें कहा गया है कि 7 साल की सजा तक वाले केस में कोई अरेस्ट नहीं कर सकती पुलिस।
अब नॉर्मली इसके अंदर 7 साल से ज्यादा की सजा भी नहीं होती है। अब ये जो एलिगेशंस डाले गए, इतने सारे लोगों के नाम डाले गए, तो उसका नतीजा क्या होता है कि पत्नी का केस कमजोर हो जाता है। पति को यहाँ पर घबराना बिल्कुल भी नहीं है। उसका टाइम और पैसा क्वैशिंग के लिए जाए या फिर उसे पुलिस वालों से बात करके नाम हटवाने चाहिए। ये दोनों रेमेडी को पति को यूज करना चाहिए और कल को यही बेस उसके लिए मजबूत आधार बन सकता है क्रूएलिटी का। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। पत्नी ने जो भी एलिगेशंस लगाए हैं तो आपको यहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और अपने केस को लड़के जीतना है और पत्नी की इस गलती का फायदा उठाना है। अब पत्नी की दूसरी गलती क्या होती है? डीवी केस में तमाम सारे नाम डलवाना। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में उन्हीं के ऊपर केस बनता है जो उस घर में रहते हैं, लेकिन पत्नी यहाँ पर क्या करती है कि उन लोगों के नाम भी डलवा दिया करती है जो उस घर में रहते ही नहीं है। नंद की शादी हो गई है तो वो उस घर में क्यों रहेगी? इसके अलावा चाचा, मामा, फूफा, ताऊ जी सभी के नाम डलवा दिया करती है कि वो भी उसी घर में रहते हैं। हालांकि देखिए, कोर्ट जो है वो एड्रेस देखती है। अगर वो सब उसी घर में रहते हैं तब तो फिर नोटिस करती है, वरना फिर डिनाई कर देती है। लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो बाहर स्टेटस में एड्रेस अलग है तो भी कोर्ट नोटिस भेज दिया करती है। वो आते हैं, अपना नाम रिमूव कराते हैं। थोड़ी सी हैरेसमेंट होती है लेकिन उनका बिगड़ता कुछ भी नहीं है। पत्नी सोचती है कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत लोगों को परेशान करने के लिए वो सफल हो गई, उसने बड़ा तीर मार लिया। लेकिन ऐसे में कुछ भी नहीं होता उन लोगों का, बल्कि उनके जब नाम रिमूव होते हैं कोर्ट में तब सामने वाला पक्ष खुश हो जाता है और पत्नी के वकील को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है दूसरे पक्ष के सामने, क्योंकि वो झूठी साबित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो लोग उस घर में रहते हैं उन्हीं को पार्टी बनाइए और अगर जो घर में नहीं रहते हैं उनको पार्टी बनाना सरासर बेवकूफी है। लेकिन पत्नी ये बेवकूफी करती है और ये पति के लिए क्रूएलिटी का एक ग्राउंड बन जाता है। कल को यही क्रूएलिटी का पार्ट हस्बैंड के फेवर में होता है और उसके डिवोर्स का ग्राउंड बन जाता है और साथ में उस केस को भी जीतने के काम आता है डोमेस्टिक वायलेंस के, कि देखिए इसने झूठे नाम डलवाए, हैरेसमेंट किया और इस तरीके से झूठे एलिगेशंस पे आधारित ये पूरा केस है और इसने मेरे साथ साथ मेरे रिश्तेदारों को, मेरे परिवार वालों का भी हैरेसमेंट किया है। तो पत्नी की ये गलती उसके लिए हैरेसमेंट का एक बहुत बड़ा कारण बनने वाली है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर डीवी के केस में इस तरीके से अनाप शनाप नाम तमाम सारे पत्नी डाल देती है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है, जिससे कि आप तुरंत ही इससे लड़िए और लड़के अपने फैमिली मेंबर्स के, अपने रिश्तेदारों के नाम हटवाइए और फिर पत्नी के खिलाफ केसेस करवाइए उनसे, डैमेजेस के, डिफेमेशन के और हैरेसमेंट के, और पत्नी से कंपनसेशन लीजिए कि तुम्हारी वजह से मेरा इतना अपमान हुआ, मेरी जो प्रतिष्ठा थी वो कम हुई और तुम्हारी वजह से मैंने वकील किया, आए गए तमाम सारा पैसा खर्च किया। तो ये कंपनसेशन आप अपने रिश्तेदारों के द्वारा केस करवाकर जरूर वसूलिए पत्नी से। देखिए, बड़ी आसानी से नॉर्मली नाम इस तरीके के जो एक्स्ट्रा नाम डाल दिया करती हैं पत्नियां डीवी के केस में, तो वो निकल भी जाते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि सेक्शन 2 के सब क्लास F और H ये कहते हैं घरेलू हिंसा का केस उन्हीं पर बनेगा जो घर में रहते हैं। इसके लिए आप सेक्शन 28 सब क्लास 2 और सेक्शन 25 सब क्लास 2 के अंतर्गत एप्लीकेशन देके उनके नाम हटवा सकते हैं। अब तीसरी गलती क्या होती है पत्नी की, वो है ज्वेलरी से रिलेटेड। मतलब पत्नी का यहाँ पर कहना होता है कि मेरी सास ने या मेरे पति ने मेरी सारी ज्वेलरी रख ली है। अब शादी को 2 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं और उसके बाद तमाम सारे आपने फंक्शंस अटेंड किए हैं, अपनी ज्वेलरी को पहना है हर जगह, तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि सास या फिर आपके पति आपकी ज्वेलरी रख ले। इस तरीके के एलिगेशंस जो पत्नियां लगाती हैं वो बेकार के ही होते हैं, क्योंकि तमाम सारे फंक्शंस में, तमाम पार्टीज में वो पहन के उस चीज को जाती हैं और ऐसे कई सबूत मिल जाया करते हैं जिसमें कि वो फोटोज में वो सारी ज्वेलरी को पहन के खड़ी हुई है। तो इस तरीके के एलिगेशंस को प्रूव करना आसान भी होता है, ये साबित भी हो जाता है कि उन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं। और जब ये केस झूठा साबित होता है, यानी पत्नी के एलिगेशंस झूठे साबित होते हैं डीवी के केस में, तो पति के पास एक
मजबूत आधार आ जाया करता है कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर इतना बड़ा क्रिमिनल केस लगा दिया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आरोप लगाया और उसका सेक्शन ऐड करवाया कि उसकी ज्वेलरी मेरे पास है, लेकिन ये झूठ साबित हो गया। और इतना बड़ा झूठ जब सामने आता है, ये पार्ट झूठा साबित होता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि बाकी जो एलिगेशंस पत्नी ने लगाए हैं वो भी झूठे ही होंगे और इस तरीके से पति को एक मजबूत आधार मिलता है और इस आधार पर हस्बैंड केस भी जीतता है। तो पत्नी के इन झूठे आरोपों से आप बिल्कुल मत घबराइए, बस आपको सबूत इकट्ठे करने हैं। अगर आपके पास वीडियोस हैं, चैट है या फिर इस तरीके के फोटोग्राफ्स हैं, तो ये साबित करते देर नहीं लगती है कि पत्नी अपने मायके में किसी फंक्शन को अटेंड करने गई थी या फिर चुपचाप से ज्वेलरी को लेकर अपने साथ बैग में डाल के लेके चली गई थी और वहां पर जाकर उसने ये सारी ज्वेलरी पहनी भी, और उससे रिलेटेड अगर आपके पास सबूत है तो फिर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये चीज भी हस्बैंड को सपोर्ट करती है, ना कि पत्नी को। और चौथी सबसे बड़ी गलतियों में से एक है, पत्नियां लड़ झगड़ कर अपने मायके चली जाती हैं। वो अपना ससुराल को छोड़कर अपने मायके चली जाती हैं और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो पत्नियां अपने ससुराल में रहती हैं उसी समय वो सबसे ज्यादा मजबूत होती हैं। पत्नी मायके चली जाती है और मायके में जाकर वो वहां से केस करती है। ठीक है, उसने केस कर दिया और उसके बाद बहुत सारी पत्नियां कहती हैं कि अब मुझे ससुराल में रहना है। एक तरफ तो पत्नियां एलिगेशन लगाती हैं कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे हैरास किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरे साथ गलत किया जा रहा है, मुझसे छेड़खानी की जा रही है, और दूसरी तरफ उनको वापस फिर से उसी जगह पर आकर रहना है। एक तरफ तो पत्नियां एलिगेशन लगाती हैं कि मुझे उस घर में जान का खतरा है और दूसरी ओर कहती हैं कि मुझे उसी घर में रहना है। तो भाई, जब जान का खतरा है तो फिर से उस जगह पे जाकर रहने की क्या जरूरत है। और ऐसी ही बातों में पत्नियों का झूठ सामने आता है। अब क्यों, किस वजह से उसको वापस आना है, तो यही चीज उसके खिलाफ चली जाती है। तो कभी भी ससुराल को छोड़कर पत्नियों को जाना नहीं चाहिए, और अगर पत्नी जा रही है तो हस्बैंड को इतना ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अगर पत्नी जा रही है तो उसे जाने दीजिए। लेकिन हस्बैंड यहाँ क्या करते हैं कि उसको मनाने पहुंच जाते हैं, लोगों से कहेंगे कि उसको मना कर वापस लाओ और उसको यहाँ पर रहना चाहिए। अरे भाई, जिसको जाना है जाने दीजिए। अब जाने के बाद वो वहां से रंग दिखाएगी तो फिर आप लड़ लेंगे, जो भी करेगी उसका जवाब देंगे। लेकिन अगर वो घर में रहेगी, अपने ससुराल में रहेगी, आपके साथ रहेगी, आपको टॉर्चर करेगी, क्रूएलिटी करेगी, तो भी वो सबसे ज्यादा मजबूत रहेगी अपने ससुराल में रहने की वजह से। तो कोशिश ये करिए, अगर पत्नी घर में भी रह रही है और आपको टॉर्चर कर रही है, बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है उसने, तो उसको किसी रेंट के मकान में ले जाकर रखिए और उसको अपने परिवार के साथ अपने घर में आने से रोकिए। और अगर वो घर छोड़कर जा रही है तो उसे जाने दीजिए। और अगर घर में आपको वापस लाना है तो अगर पत्नी की फैमिली भी एक्सेप्ट कर रही है और वो अपनी गलती को मान रही है, तभी इस बारे में आप सोचिएगा। वरना पत्नी को आप वापस लाएंगे और बाद में वो केस करेगी। तो इस बात को भी आप कंसीडर कीजिए। उसको वहीं से जो भी करना होगा वो करेगी आपके ऊपर, और वहां से बैठ के जब वो झूठे एलिगेशंस लगाती है तो यही माइनस पॉइंट हो जाता है उसके लिए, और आगे चल के ये उसके खिलाफ होते हैं सारे पॉइंट्स। पांचवी गलती क्या होती है, बच्चों को छोड़ना। कभी कभी क्या होता है कि वाइफ लड़ झगड़ कर अपने बच्चे को छोड़कर चली जाती है, और यही उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। अगर बच्चा पत्नी के पास होता है तो मेंटेनेंस भी ले सकती है और कोर्ट उसकी बात को सुनती भी है और उसकी ओर ही झुकती है। लेकिन वो क्या करती है कि बच्चे को छोड़कर अपने मायके चली जाती है, और कभी कभी हस्बैंड, जैसे पत्नी बच्चे को ले गई और उसको लेने जब जाता है, उसको मनाने जाता है, तो वो अपने मायके से बच्चे को हस्बैंड के साथ ही बांध देती है कि ले जाओ इसको पालो, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन हस्बैंड भी यहाँ पर क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान होते हैं। वो उनका कहना होता है कि भाई बच्चा है, बच्चे को तो माँ ही पाल सकती है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बच्चे को केवल माँ ही पाल सकती है। धर्म के हिसाब से भी, आपकी जिम्मेदारी के हिसाब से भी बच्चे के पालन करता आप भी हैं, क्योंकि आप बच्चे के पिता हैं। तो यहाँ पर बच्चे को पालने का जो काम है उसे आप करिए। आप अपने पास रखिए बच्चे को। अगर पत्नी मांगती भी है तो मत दीजिए बच्चे को, क्योंकि फिर पत्नी बहुत मजबूत हो जाएगी। बच्चे को अपने पास ही रखिए। बच्चे को अगर पत्नी मांगती भी है
तो भी आप मत दीजिए। यहाँ तक कि पुलिस भी अगर आ जाती है तो भी आप बच्चे को मत जाने दीजिए, और आप कहिए कि अगर बच्चा चाहिए तो कोर्ट के थ्रू केस करके बच्चे को ले। देखिए, ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो पति की बहुत बड़ी मजबूती है। बच्चा अगर आपके पास है, आप उसकी सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, आप उसका पालन पोषण कर रहे हैं, और पत्नी अकेले रह रही है कहीं और, तो फिर ऐसे में पत्नी का पक्ष कमजोर हो जाता है। माना जाता है, कोर्ट भी इस बात को मानती है कि पत्नी ना ही एक अच्छी पत्नी है और ना ही अच्छी माँ, और कोर्ट में भी इस बात को कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए कभी भी बच्चे को मत छोड़िए, पत्नी के साथ अकेले मत जाने दीजिए। अगर आप बच्चे को रखते हैं, अपने साथ रखते हैं, सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं, पिता की तरह उसका पालन पोषण करते हैं, तो ये बात पत्नी के केस को कमजोर बनाती है। अब अगला पॉइंट जो आता है वो इनकम से रिलेटेड है। पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है और वो कहती है कि मैं कुछ भी नहीं करती। पत्नी अच्छा खासा कमाती है, अच्छी इनकम है उसकी, लेकिन फिर भी वो झूठा इनकम एफिडेविट भी दे देती है। यानी कि पत्नी अपनी इनकम के रिगार्डिंग कभी भी मुंह नहीं खोलती है, भले ही वो अच्छा खासा पैसा कमा रही हो। सपोज कीजिए कि आप 1 रुपए कमाती हैं और हस्बैंड कमा रहा है 10 रुपए, और अगर आप कहती हैं कि आपको जरूरत है तो हो सकता है कि कुछ हिस्सा आपको पति की इनकम का मिल जाए। लेकिन अगर आप छुपा लेती हैं, झूठ बोलती हैं और ये कोर्ट के सामने आता है, तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलता। देखिए, मेन चीज क्या होती है कि अगर आप कुछ करती हैं और हस्बैंड उसको जानता है, आप उस चीज को छुपाती हैं, तो फिर कल को वो जब कोर्ट के सामने ले आता है उस बात को, तब फिर आपका झूठ खुल जाता है और आपको कुछ भी नहीं मिलता। कई बार तो ऐसे मामले देखने में आते हैं कि पत्नियां अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं या फिर प्राइवेट जॉब कर रही हैं और उसमें अच्छा खासा पैसा भी कमा रही हैं, और यहाँ पर कोर्ट के सामने झूठ बोल देती हैं, झूठा एफिडेविट दे देती हैं कि वो कुछ भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं कमाती। तो ऐसे में जब कोर्ट के सामने हस्बैंड इन सारी चीजों को, आपके जो एविडेंसेस हैं उनको लेके आता है, तो हस्बैंड उसके लिए 379 की एप्लीकेशन डाल देता है कि आप झूठ बोल रही हैं, आपने झूठा एफिडेविट दिया है और अपनी जॉब को छुपाया है, और सारे एविडेंसेस रिवील हो जाते हैं, तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप हस्बैंड क्या करते हैं कि पत्नी ने अपनी इनकम को छुपा लिया, झूठा एफिडेविट दे दिया, और आप पैनिक हो जाते हैं कि अब तो मेरी तरफ से मेंटेनेंस जाएगा, मुझे पैसे देने पड़ेंगे इतने इतने। आप बिल्कुल भी मत घबराइए, आपको मेंटेनेंस ऐसी पत्नी को देना ही नहीं पड़ेगा। आप सबूत इकट्ठे कीजिए, आप सारा फोकस पैनिक होने के बजाय सबूतों को कलेक्ट करने में लगाइए। आजकल तो न जाने कितनी एजेंसियां भी आ गई हैं जो कॉल डिटेल निकाल देती हैं, अकाउंट स्टेटमेंट निकाल देती हैं, लोकेशन निकाल देती हैं, अकाउंट सर्चिंग आ जाते हैं कि भाई कितने अकाउंट हैं, पैन और आधार के माध्यम से सारे अकाउंट्स जो हैं वो पता लग जाते हैं और सारा डिटेल पता लग जाता है, और ये सारी चीजें आप लाकर कोर्ट के सामने रख सकते हैं, और कोर्ट का रवैया ऐसे में बदल जाया करता है। तो झूठी पत्नी के खिलाफ आपको एविडेंसेस कलेक्ट करने में ही ध्यान लगाना है, ना कि घबरा के पैनिक हो जाना है। और यहाँ पर पत्नी की अपनी इनकम को छुपाना, गलत एफिडेविट देना, ये सारी गलतियां बहुत भारी पड़ जाती हैं। अब अगली गलती क्या होती है पत्नी की, 7th, जो कि झूठे आरोप लगाना। आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में पत्नियां झूठे आरोप धड़ल्ले से लगा दिया करती हैं कि मेरे ससुर ने मुझसे छेड़खानी की, मेरे जेठ ने, मेरे देवर ने मुझे छेड़ने की कोशिश की, मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की। और जब पूछा जाता है कि कब की बात है, तो वो घटना बताती हैं 1 साल या 2 साल पहले की। तो चलिए भाई, रिसेंटली कोई बात हुई हो तो समझ में आता है, लेकिन इतने दिन हो गए शादी के, 4 साल बाद, 5 साल बाद आप 2 साल पहले की घटना को बता रही हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, और पत्नी ने कहीं कोई कंप्लेंट भी नहीं की, उसकी कोई शिकायत भी नहीं की, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया, ना ही कोई एविडेंस कलेक्ट की। अगर लड़ाई झगड़ा हुई तो उसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी, आपके साथ मारपीट होती है तो उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, या फिर कभी कोई छोटी सी भी एविडेंस आपके पास है नहीं और गलत आरोप लगा दिए, तो ये सारे आरोप भी बिना एविडेंस के झूठे साबित होते हैं कोर्ट में, और पत्नी की ये झूठे आरोप लगाने की गलती उसके ऊपर भारी पड़ती है। अब हस्बैंड इसमें क्या सोचते हैं कि अरे पत्नी ने इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए, मेरे घर वालों के खिलाफ उनको जेल हो जाएगी, उनको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होना है। अगर मान लीजिए, चलिए पुलिस भी
आरोपी है, पुलिस भी बिक गई है। ऐसे में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं क्वेश्चन के लिए कि शादी को इतने साल हो गए हैं, जिस फैमिली के बीच में वो आज भी घुल मिल कर रह रही थी, ना जाने कितने सारे आपके पास फोटोग्राफ्स होंगे, ना जाने कितने फंक्शंस होते हैं फैमिली में, उनमें जिनके खिलाफ वो झूठे आरोप लगा रही है, ससुर के खिलाफ, देवर के खिलाफ, जेठ के खिलाफ, उन्हीं के साथ वो हंस रही, बोल रही है फोटोग्राफ्स में, उन्हीं के साथ वो बैठी हुई है। तो उसको यहाँ पर जवाब देना होगा कि जब उसके साथ इस तरीके की छेड़खानी की गई इनके द्वारा, तो फिर ये किस तरीके से इनके साथ क्यों बैठी हुई है। ये सारी चीजें आपको वहां पर फोटोग्राफ से और तमाम सारे एविडेंसेस इस तरीके की मिल जाती हैं कि भाई पिकनिक मना रहे हैं सबके सब साथ साथ, तमाम घूमने फिरने जा रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। ये सब आप कोर्ट में साबित कर सकते हैं एविडेंसेस के माध्यम से और झूठे आरोपों को खारिज करवा सकते हैं। तो इस तरीके की एविडेंसेस को भी कलेक्ट करके रखिए जो झूठे आरोपों से रिलेटेड हो पत्नी के। तो पत्नी की ये गलतियां, कुछ भी कह देना अपने कंप्लेंट में, कुछ भी अपने केस में लिख देना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। बिना एविडेंसेस के कुछ भी बोल दो, वो पत्नी की गलती आपको मजबूत करती, आपके केस को मजबूत करती है। उसमें आपको एविडेंसेस कलेक्ट करके बिल्कुल पत्नी को झूठा साबित कर देना है। बिल्कुल घबराना नहीं है कि पत्नी ने झूठे आरोप लगा दिए हैं और अब कैसे क्या होगा। इसमें पैनिक होने के बजाय आपको वो एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं और पत्नी को झूठा साबित करना है और अपने केस को मजबूत करना है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना है। देखा जाए तो झूठे आरोपों पर आधारित जितने भी कंप्लेंट्स हैं, जितने भी केसेस चल रहे हैं, उसमें से 100 में से 2 ही 4 हैं जिसमें पत्नी जीतती है। मेंटेनेंस एक अलग चीज है, जिसमें पत्नी को खर्चा मिल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन इस तरीके से झूठे आरोपों पर आधारित डोमेस्टिक वायलेंस 498A जैसे जो केसेस हैं, वो पत्नी हारती है सबूतों के अभाव में। देखिए, ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें अगर हस्बैंड के पास कोई जेन्युइन प्रूफ हो, कोई सॉलिड एविडेंस हो, उसको पत्नी जीत जाए। पत्नी हारेगी ही हारेगी जब आपके पास एक जेन्युइन और एक सॉलिड प्रूफ है उसके अगेंस्ट। झूठे एलिगेशंस लगाने वाली पत्नियां हमेशा हारती हैं, ना ही उनके पास कोई सबूत होते हैं और ना वो उसे प्रूव कर पाती हैं। सारे केसेस बेसलेस होते हैं और पत्नी की इतनी सारी जो गलतियां अभी मैंने आपको बताई एक एक करके, उन सब के खिलाफ आप एविडेंसेस कलेक्ट कीजिए और इन ट्रिक्स को अपनाइए और अपने केस को मजबूत कीजिए, लड़िए और अपने केस को जीतिए। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपके खिलाफ इस तरीके के झूठे केसेस पड़े तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, पैनिक मत होइए और सबूतों को कलेक्ट करके पत्नी की गई गलतियों का फायदा उठाइए और अपने केस को जीतिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी को नमस्कार।